हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात कर रहे हैं अपने 2020 टेस्ट सीरीज का 5वें पेपर को डिस्कस करते हैं। और इस 5वें पेपर में हम लोगों ने टॉपिक लिए थे बायोमॉलिक्यूल्स और सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बायोमॉलिक्यूल तो बायोलॉजी का कोर पार्ट है। तो इसमें हम लोगों ने जिन क्वेश्चंस को कंसीडर किया है वो इसलिए कि आप उसके बेसिक जिस्ट को समझें और चैप्टर में कहां से कहानी किधर की तरफ जा रही है उसको आप अपने अंदर ढाल सकें। चाहे देखो बेटा अमीनो एसिड्स की बात करें जिनसे प्रोटीन बनेंगे, चाहे फैट की बात करें जो कि ग्लिसरॉल फैटी एसिड से बनते हैं, चाहे पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड की बात करें, सब में एक ही काम होना है। चाहे पॉलीसेकेराइड की बात करें शुगर की, जिनकी यूनिट्स मोनोसेकेराइड्स हैं, इन यूनिट्स को जोड़ेंगे with releasing water and forming a covalent bond। प्रोटीन में इस कोवेलेंट बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड, फैट में लिपिड, न्यूक्लियोटाइड में फास्फोईस्टर या ग्लाइकोसिडिक और कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक, और हर एक में एक ही कहानी, पानी निकालिए बॉन्ड बनाइए। डिहाइड्रेशन, कंडेंसेशन, नाम अलग अलग है। प्रोटीन में पेप्टाइड हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिड हो जाएगा, लिपिड में ईस्टर बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन सब में स्टोरी एक ही हो जाएगी, डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन। सिंथेसिस का मतलब डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन। तो दो अमीनो एसिड लेंगे, एक बीच में से वाटर मॉलिक्यूल निकला तो बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमीनो एसिड बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड, तीन अमीनो एसिड बीच में दो पेप्टाइड बॉन्ड, चार के बीच में तीन, पांच के बीच में चार, हमेशा एक पेप्टाइड बॉन्ड कम होगा। तो वही बात पूछी गई है पहले क्वेश्चन में कि बताइए द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे होंगे? इसमें आपके पेंटापेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? पेंटापेप्टाइड का मतलब 5 अमीनो एसिड होंगे, 5 अमीनो एसिड को जोड़ते हुए मौजूद होगा 4 पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है ना, क्योंकि 2 अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड। तीसरा अमीनो एसिड जोड़ेंगे तो ये 2 और पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे। चौथा जोड़ेंगे तो हमेशा एक पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर अमीनो एसिड के नंबर से कम रहता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो गया 4, पेंटापेप्टाइड है इसलिए 4। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि साहब एग्जाम्पल बताइए एरोमेटिक अमीनो एसिड से। एरोमेटिक अमीनो एसिड वो जहां पे बेंजीन रिंग हो या बेंजीन रिंग की डेरिवेटिव हो, आइदर फिनॉल हो या फिर हो सकता है एंडोल चेन हो, तो वो एरोमेटिक कहलाते हैं। एरोमेटिक का मतलब साइक्लिक नहीं है, एरोमेटिक का मतलब जहां रेजोनेटिंग फिनोमिना दिखाई देता हो। तो 3 अमीनो एसिड हैं और तीनों के नाम यहां पर दिए हुए हैं। टायरोसिन अमीनो एसिड जिसमें बेंजीन रिंग होती है, फिनाइलएलेनिन जिसमें फिनॉल चेन पाई जाएगी, ट्रिप्टोफैन इसमें इंडोल पाया जाता है। इसी पे क्वेश्चन पूछा था, यही ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट हो जाती है स्केटोल में, जो हमें ऑर्डर ऑफ फिसेज देती है। तो यहां पे सिर्फ बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि बताइए एरोमेटिक अमीनो एसिड छांटिए, तो वो हो जाएंगे ये तीनों, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, ऑल ऑफ दीज आर एरोमेटिक अमीनो एसिड। इसी तरह से पूछा जाता है कि भाई OH कंटेनिंग, एल्कोहल कंटेनिंग, ठीक है, सिनाइन हो जाएगा। ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि बताइए सल्फर कंटेनिंग, मिथियोनिन, सिस्टीन, सिस्टीन को ही सिस्टाइन कहते हैं, डाई मेरिक अमीनो एसिड सिस्टाइन वो भी सल्फर कंटेनिंग है। तो ये कंटेनिंग स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं अमीनो एसिड्स के। तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बताइए 20 एल टाइप और 20, देखिए आपने पढ़ा है टोटल अमीनो एसिड 20 टाइप्स की होती है, 20 अमीनो एसिड्स, और 20 अमीनो एसिड्स में अगर हम ग्लिसरॉल को अलग कर दें, ग्लिसरॉल सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है जिसके एक कार्बन पे दोनों तरफ हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। बाकी जैसे हर जगह होना चाहिए अमीन ग्रुप और COH ग्रुप मौजूद है। तो हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी चारों डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड है, तो उसे कहते हैं कीरल कार्बन। तो ये कीरल कार्बन की कहानी ग्लाइसिन में नहीं पाई जाती है। ग्लाइसिन के अलावा जितनी भी अमीनो एसिड होंगी
ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड होंगे, ग्लाइसिन के अलावा जितनी भी अमीनो एसिड होंगी 19 बची, टोटल 20 है। ये 19 अमीनो एसिड जो होंगी दे हैव कीरल कार्बन। कीरल कार्बन का मतलब इनकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से COH, NH2, IH, R से सेटिस्फाइड है। बहुत सिंपल, दिखने में बायोमॉलिक्यूल बड़ा भयावह है, समझेंगे तो बहुत सिंपल कहानी, कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, इनसे डरने की जरूरत नहीं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती, 4 वैलेंसी हमने डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई होती है, इसलिए ये कार्बन कैसा है, सिमेट्रिकल नहीं है, ये एसिमेट्रिकल कार्बन है, कीरल कार्बन है। और जब कीरल कार्बन हो जाएगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा, लीवो रोटेटेड, एस्ट्रो रोटेटरी से हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो ये जो 19 अमीनो एसिड होंगी दे विल शो L फॉर्म और D फॉर्म। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए साहब ये जो L और D अमीनो एसिड्स होती हैं इनमें से कौन कौन सी अमीनो एसिड प्रोटीन में आती है, नहीं आती है, क्या होता है। तो याद रखेंगे अमीनो एसिड में आती, प्रोटीन में सिर्फ 20 L टाइप की अमीनो एसिड यूज होती है, 20 D टाइप की नहीं यूज होती है। तो 20 में से ये हमने ले लिया इधर ग्लाइसिन प्लस L टाइप की, तो 20 अमीनो एसिड हो जाएंगी। और ये सभी कैसी हैं, L टाइप की हैं, ये आंसर दोनों गलत हो जाएंगे। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, पूछा जाए कि भाई ये D टाइप अमीनो एसिड कहां जाती है, तो D टाइप अमीनो एसिड टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बनाने में जो यूज होती है वो D टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। तो करेक्ट आंसर अमीनो प्रोटीन बनाने में सिर्फ L टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स आएंगी। 14 प्रोटीन्स आर नेवर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसने ये वही जवाब दे पाया जिसने प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। सबसे लार्जेस्ट बायोमॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड, सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लिक एसिड। सबसे ज्यादा हाईली ब्रांच हम देखेंगे, ब्रांचेस पाई जाएंगी, फोल्डर्स पाए जाएंगे, वो है कार्बोहाइड्रेट। फैट में भी कॉन्जुगेशन रहता है, लेकिन प्रोटीन्स में कभी भी ब्रांचेस नहीं होती। प्रोटीन्स जो है क्या होंगी, वो फोल्ड बना लेंगे। अल्फा हेलिक्स पढ़ते हैं आप, बीटा प्लीटेड शीट पढ़ते हैं, क्वाइलिंग पढ़ते हैं, लेकिन ब्रांचिंग प्रोटीन में नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर प्रोटीन्स आर नेवर ब्रांच। छोटा क्वेश्चन बहुत बड़ा टॉपिक कवर करता हुआ। और नेक्स्ट आ जाएगी आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है बताइए इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, इसको इनहिबिट कर रहा है मेलोनेट। ये एग्जाम्पल कैसा है, तो भैया सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनिक एसिड्स को प्रमोट कराता है, सक्सिनिक एसिड का आगे कन्वर्जन कराता है। सक्सिनिक एसिड को कन्वर्ट कराने के लिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज दौड़ा एज ए एंजाइम, और दौड़ा साथ में कौन, मेलोनेट। पहले जाके जुड़ गया कौन, मेलोनेट। तो इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसीलिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से बचा जा सकता है इफ द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज हायर। तो इस इनहिबिशन में मेलोनेट और सक्सिनिक एसिड से कौन पहले जुड़ गया, तो मेलोनेट जुड़ गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में दो बातें याद रखेंगे कि एक तो ये सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करेगा, ज्यादा सबस्ट्रेट जिसका होगा वो सक्सेस पा जाता है। नंबर 2 बात इसमें डिपेंड करती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एंजाइम की एक्टिव साइट पे ही जुड़ेगा। ये जो मेलोनेट इनहिबिटर है इसकी शक्ल सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड से मिलती जुलती है, एनालॉग टू सक्सिनिक एसिड लिखा होता है बुक में। तो ये मेलोनेट पहले जुड़ गया सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिव साइट्स, एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वहां पे जुड़ गया पहले जाकर के, और सक्सिनेट जो है वो भैया जुड़ नहीं पाए, पहले मेलोनेट जुड़ गया जाके और एक्टिव साइट पे ही जुड़ेगा। तो ये कहलाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। लेकिन दूसरा इससे भी ज्यादा खतरनाक इनहिबिटर है नॉन कॉम्पिटिटिव। वो कहता है जुड़ते हो तो तुम एक्टिव साइट, हम कहीं और से निपटा देंगे उसको, एंजाइम को कहीं और से हम किल कर देंगे। वो बड़ा खतरनाक होता है। पोटेशियम साइनाइड इज ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। एक्टिव साइट नहीं, किसी भी साइट से इनएक्टिव कर देगा, उससे नहीं बचा जा सकता है। तो पूछा जाता है विच वन इज मच मोर ड्रेडेड, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर या नॉन कॉम्पिटिटिव। तो नॉन कॉम्पिटिटिव जो है वो इनहिबिशन ज्यादा खतरनाक है। तो पांचवें का आंसर हो गया बी, इट इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। आ जाए इधर रेशियो ऑफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आप लिखते हैं C5
H10O5 बन गया पेंटोज, C6H12O6 बन गया हेक्सोज, C7H14O7 बन गया हेप्टोज। ठीक है, तो जितना भी कार्बन रखें उसका डबल हाइड्रोजन रखें, उतना ही ऑक्सीजन रखें, तो बन जाता है आपका मोनोसेक्राइड। तो क्या रेशो निकला? 1:2:1, 1:2:1। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मोनोसेक्राइड का फार्मूला है, पेंटोज में C5 याद रखिए, हेक्सोज में C6, बाकी पूरा फार्मूला लिख लेंगे। और ऐसी तरह से जब डाइसेक्राइड करेंगे C6H12O6 प्लस C6H12O6, कुछ गौड़ाना नहीं है। अब इसमें से आप पानी निकाल लीजिए, H2O माइनस कर दिया, H2O माइनस कर दिया, तो ये 24 की जगह 22 रह जाएंगे, 12 की जगह 11 रह जाएंगे, तो C12H22O11 ये बन गया डाइसेक्राइड, ये बन गया माल्टोज, ये बन गया लैक्टोज, ये बन गया सुक्रोज, C12H22O11। ठीक है नहीं? तो ये आपको फार्मूले से आप याद कर लेते हैं, छोटी सी बात आगे तक काम आती है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आता है 7 नंबर पे, देखिए ज्विटर आयन। ज्विटर आयन सब जानते हैं, जिसमें कैटायन और एनायन दोनों रहते हैं। कैटायन एनायन क्या करते हैं? अगर कोई ज्यादा वीक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, कोई वीक बेस है तो उसको भी न्यूट्रलाइज कर देंगे। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करना, टेम्परेचर को न्यूट्रलाइज करना, सॉल्ट को मेंटेन करना, ये सारा फिनोमेना आता है होम्योस्टेसिस में। टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, टेंडेंसी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन बॉडी इज नोन एज होम्योस्टेसिस। चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो, क्योंकि हमारी बॉडी में किडनी होम्योस्टेसिस करती है, हाइपोथैलेमस होम्योस्टेसिस सेंटर है, और तमाम एग्जाम्पल जो है सारे होम्योस्टेसिस की बातें हैं। तो ज्विटर आयन जो पढ़ेंगे हम लोग अमीनो एसिड में, ये भी क्या करता है? होम्योस्टेसिस में। तो 8वें की बात कर लीजिए, सैचुरेशन अनसैचुरेशन। तो बच्चे इसमें ग्लिसरॉल लगा, ग्लिसरॉल तो भैया देखो सीधा सीधा है, CH2OH, CHOH, CH2OH। इसकी शक्ल बदलनी नहीं है, इसको चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे, ये सब ग्लिसरॉल, सब ग्लिसरॉल है ना। अब इस ग्लिसरॉल के साथ हम लोग क्यों कहते हैं, अभी बताते चले, तो आपको लिपिड बता दे रहे हैं। इस ग्लिसरॉल के साथ जुड़ गया एक फैटी एसिड, ये H2O निकल गया, यहां बन गया ईस्टर बॉन्ड। एक फैटी एसिड जुड़ा तो बन गया मोनोग्लिसराइड, दूसरा जुड़ा तो बन गया डाइग्लिसराइड, तीसरा जुड़ा तो बन गया ट्राइग्लिसराइड, चौथा जुड़ा, कहां जुड़ोगे चौथा? एक फैट में मैक्सिमम 3 फैटी एसिड जुड़ेंगे, क्योंकि ग्लिसरॉल में 3 OH, इसीलिए ग्लिसरॉल को कहते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। 3 OH के साथ 3 ही फैटी एसिड मैक्सिमम जुड़ेंगे, इसीलिए जहां पर 1 ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड हो जाते हैं उस फैट को न्यूट्रल फैट कहते हैं, न्यूट्रल लिपिड कहते हैं। तो यहां पे OH के साथ में हम जोड़ते चले गए, इसलिए फैटी एसिड वेरिएबल है। फैटी एसिड की चेन है लंबी सी, हाइड्रोकार्बन चेन, हो सकता है कि ये सिंगल बॉन्डेड हो सकता है, बीच में हम डबल बॉन्डेड ले लें, हो सकता है बीच में ट्रिपल बॉन्डेड ले लें। मतलब कहने का कि फैटी एसिड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो सकता है, लेकिन ग्लिसरॉल की शक्ल एक ही रहेगी। तो फैट भी सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, ये डिपेंड करेगा ग्लिसरॉल के ऊपर कि फैटी एसिड के नेचर के ऊपर, फैटी एसिड्स के नेचर के ऊपर। लिपिड डिपेंड्स अपॉन सैचुरेशन एंड सैचुरेशन नेचर किसके ऊपर? लिपिड ग्लिसरॉल के ऊपर नहीं, फैटी एसिड्स के ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिए सब आपको। 9th आ जाइए, फास्फोडाइज, इसमें चक्कर के बच्चे घूमने लगे। अरे सर वो तो सब में नहीं रहता, फास्फोडाइस्टर हमेशा कर, देखो ये समझ लो, ये हमारा पेंटोज शुगर हो गई, यहां पे जुड़ गया बेस, यहां पे जुड़ गया फास्फेट, तो ये हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये हो गया फास्फोईस्टर, फास्फोईस्टर। अगला ले लीजिए, अगला ले लीजिए। अब ये सब न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब यहां पे देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
अब ये जो फास्फेट इधर 5 से जुड़ा हुआ वो दूसरी तरफ इस थर्ड से जुड़ जाएगा, इस 5 से जुड़ा हुआ वो दूसरी तरफ इस थर्ड से जुड़ जाएगा। तो ये जो बन रहा है ये बन रहा है फास्फोडाइस्टर। क्या बन रहा है? फास्फोडाइस्टर। आइटम हो गया, नहीं समझे? अरे अब कह रहे नहीं फास्फोडाइस्टर, तो अरे फास्फोडाइस्टर न्यूक्लियोटाइड में नहीं बनेगा। जब तक एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड आपस में नहीं जुड़ेंगे तब तक फास्फोडाइस्टर नहीं होगा, तब तक फास्फोईस्टर रहता है। ये यहाँ पे फास्फोडाइस्टर है, यहाँ फास्फोडाइस्टर है, ये फास्फोईस्टर है, इसीलिए पांचवा एंड खाली रह जाएगा। इधर आखिरी में तीसरा एंड जो पोलैरिटी डेवलप करता है 5 to 3 तो फास्फोडाइस्टर इज ऑब्जर्व्ड इन न्यूक्लियोटाइड की डाइन्यूक्लियोटाइड। तो मिनिमम डाइन्यूक्लियोटाइड होना चाहिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाए, ट्राइन्यूक्लियोटाइड हो जाए, सब में पाया जाएगा। लेकिन न्यूक्लियोटाइड में फास्फोईस्टर होंगे, फास्फोडाइस्टर नहीं ढूंढेंगे। चलिए आखिरी क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल का लेते हैं, उसका थोड़ी बात करते हैं सेल साइकिल की, सेल डिवीजन की। 10वें की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एंजाइमिक एक्टिविटी। ओके, आखिरी टॉपिक जो एंजाइम ने एनसीईआरटी में दिया ये है। लोगों ने एंजाइम छोड़ दिया, कई लोगों ने एंजाइम भी RIT के हिसाब से नीट में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर लो। नंबर 1, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट। भाई ये जो है इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट, ठीक है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन, जिसको हम मिकेल्सन मेल्टन कांस्टेंट कहते हैं, कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे सबस्ट्रेट का वैसे एंजाइमिक एक्टिविटी भी इनिशियल स्टेज में बढ़ती है। तो ये तो ठीक बात है। इट इज हाईएस्ट एट ऑप्टिमम pH, ये भी ठीक है। इट इज इनिशियली डिक्रीजेज विद pH वैल्यू, ये तो उल्टा ही कर दिया इसका। इट इज इनिशियली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड देन डिक्रीजेज, ये बात भी सही है। तो इनकरेक्ट आंसर खाली हमारा C है, 10th का C। ये गलत कह रहा है, आ जाइए जरा। Which of the following cannot be found during a study of cell cycle? ठीक है, सेल साइकिल के समय क्या नहीं होता है? तो सेल साइकिल में देखो हम लोग जानते हैं G0, G1, S, G2 फेज। G0 जो है वो रिवर्सिबल है, जब चाहा तब मारा, जब चाहा तब ठुकराया, जब चाहा फिर गले से लगाया। G0, G1 रिवर्सिबल है, ठीक है ना। तो G1 और G0 में तो सेल इंटरचेंज होती रहती है। G1 मेटाबॉलिक एक्टिव स्टेज है, G0 भी मेटाबॉलिकली एक्टिव है, लेकिन डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टैग्नेंट फॉर्म में। G2 जो है वो भी G1 की तरह ग्रोथ फेज है। बीच में सारा खेल है, सेल डिवीजन की जो तैयारी हो जाती है वो S फेज में हो जाती है। और S फेज में एक बार सेल एंटर कर गई तो उसको डिवाइड होना ही होना है। S फेज में DNA रेप्लिकेशन होना है, S फेज में ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बनेंगे, S फेज में ही अमाउंट ऑफ DNA डबल हो जाएगा, क्रोमोसोम नहीं डबल होगा, ठीक है। क्रोमोसोम जो हाफ हुए हैं क्रोमैटिन फाइबर हो, उनके लिए कंटेंट तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्रोमैटिन क्रोमोसोम से किसके बने हुए, डीएनए और प्रोटीन्स के। तो G1 और G2 में प्रोटीन्स बन रहे हैं, आरएनए बन रहे हैं, टूल्स बन रहे हैं। S में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए का अमाउंट बढ़ रहा है। तो ये पूछ रहे हैं क्या नहीं होता है? डिप्लॉयड सेल फाउंड इन द G0 और G1 फेज। देखते हैं, सेल विद ट्वाइस द नॉर्मल डीएनए कंटेंट इन द अर्ली M फेज, ठीक है, ये भी हो चुका होता। सेल विद क्रोमोसोम नंबर डबल्ड, नहीं, नंबर कहां डबल हो जाए। सेल विद ट्वाइस द नॉर्मल डीएनए कंटेंट इन द G2 फेज, ये भी हो जाता है। तो ये ही नहीं होता है। 11th का C जो है वो सही आंसर है, ये नहीं होगा। अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं। माइटोटिक एपरेटस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल एनिमल सेल में पाए जाते हैं, जहां से स्पिंडल फाइबर बनते हैं। तो फिर प्लांट सेल में कहां से बन जाते हैं स्पिंडल फाइबर? जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं है, सेंट्रोसोम नहीं है, सेंट्रोसोम एनिमल सेल में ही है। तो प्लांट सेल में कैसे डेवलप होते हैं? प्लांट सेल में पाया जाता है
माइटोटिक एपरेटस, और माइटोटिक एपरेटस में सेंट्रियोल नहीं है, लेकिन सेंट्रियोल को बनाने वाले एस्टर्स हैं और वहीं से बनते हैं स्पिंडल फाइबर्स। तो पूरा एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है, तो सेल डिवीजन के समय एक टेम्परेरी अरेंजमेंट हो जाता है, एस्टर्स ले आते हैं और स्पिंडल फाइबर्स या एस्टर्स मल्टीप्लाई करके अपोजिट एंड्स पे पहुंच जाएंगे, तो सेंट्रियोल की तरह ही काम करेंगे। लेकिन हम सेंट्रियोल नहीं कहेंगे, प्लांट सेल में क्या है, माइटोटिक एपरेटस। आंसर इज बी, सिंगल नहीं डबल, 2 एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर। आ जाइए 12th के बाद 13 क्वेश्चन। ड्यूरिंग एनाफेज, एनाफेज में पूछ रहे हैं कि क्या होता है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, आर्म्स ऑफ ईच क्रोमोसोम इज आर टुवर्ड्स पोल एंड, अच्छा देखो 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में क्रोमोसोम दिखना शुरू होगा, मेटाफेज में अरेंज होगा, एनाफेज में काट देंगे, टीलोफेज में वो अपोजिट एंड से पहुंच जाएगा। तो अरेंजमेंट क्या हुआ, प्रोफेज में क्रोमोसोम दिखना शुरू हुआ, मेटाफेज में अलाइंड हो गया, किसमें, बीच वाली लाइन, जैसा अलाइंड होगा वैसे ही काटा जाएगा। काटा किसमें जाएगा, एनाफेज में, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम एंड स्टार्ट द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स अपोजिट एंड। तो जब क्रोमोसोम अपोजिट एंड पे जाएंगे तो उनका सेंट्रोमियर जो होगा वो हर एक क्रोमोसोम का पोल की तरफ जाएगा और आर्म जो होंगी वो अलग अलग हो जाएंगी। तो यहां सेंट्रोमियर आ जाएगा और यहां पे आर्म्स आ जाएंगी। आंसर ए होता है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज आर टुवर्ड्स द पोल एंड आर्म आर ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक, ये हो जाएगी कहानी हमारी। 13th का हो गया ए। नेक्स्ट आ जाइए 14th में हम लोग आते हैं सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ठीक, तो जो अभी बात कर रहे थे, ये क्रोमोसोम लगा हुआ है, तो यहां लगा दो, ये क्रोमोसोम लगा हुआ है, क्रोमैटिड लगी हुई। तो यहां पर ये जो स्पिंडल फाइबर है किसके बीच में लगते हैं, सेंट्रोमियर और पोल के बीच। ठीक, तो ये जो सेंट्रोमियर है ये यहां पर रह रहा है, इसकी आर्म जानी होगी पोल की तरफ। यही वहां पे हम लोग पहले क्वेश्चन में टिक किया। क्वेश्चन पहले आता था कि ये स्पिंडल फाइबर लाई करते हैं किसके बीच में, तो कहते थे पोल और क्रोमोसोम के बीच में। फिर कहने लगे पोल और सेंट्रोमियर के बीच में। आप कहते हैं पोल और सेंट्रोमियर के ऊपर जो कवरिंग है काइनेटोकोर, प्रोटीन को कैप जो है, तो काइनेटोकोर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। सही बात है। अच्छा, ढूंढना गलत है। ड्यूरिंग एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमैटिड सेपरेट, ये भी ठीक है। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड रिफॉर्म टीलोफेज दोबारा बन जाते हैं, ये भी साथ सही है। माइटोसिस विल रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। यही बात गलत हो गई। ठीक है, ये हम माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है। माइटोसिस पोलैरिटी को मेंटेन रखता है, जैसी पैरेंट सेल में मिलेगी वैसे ही डॉटर सेल में रहेगी। ये ऐसा नहीं करता है कि ये डिप्लॉइड को हैप्लॉइड में कन्वर्ट कर दे। तो 14वें का आंसर हो गया डी, और यही बात सही नहीं है। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। 15वें की बात कर लीजिए। करेक्ट मैच पेयर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन जो है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, हर साल मिलना ही मिलना है, हर साल आता है। कोई साल ऐसा नहीं नीट का जिसमें क्रॉसिंग ओवर से क्वेश्चन ना आया हो। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन से पहले पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो ये प्रोफेज मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की स्टेप है, जिसमें मार्फोलॉजिकली सिमिलर स्ट्रक्चरली डिफरेंट क्रोमोसोम्स का होता है क्या, क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। उसके लिए पहले क्रोमोसोम अपीयर होंगे, लेप्टोटीन, पेयरिंग होगी, जाइगोटीन। तो 1 2 का 4 याद रखिए, 1 फिर 2 और फिर 4।
लेप्टोटीन में 1 क्रोमोसोम, जाइगोटीन में 2 दिखने लगे बाइवैलेंट स्ट्रक्चर, पैकिटीन में 4 हो गए टेट्रावैलेंट। तो 1 2 का 4 लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, और इनर वालों में हो गया क्रॉसिंग ओवर। इसके बाद नमस्ते टाटा बाय बाय, ये निकल लेंगे एक दूसरे से। जब सेपरेट होंगे तो डिप्लोटीन, उस सेपरेशन को कहेंगे टर्मिनाइजेशन। तो टर्मिनाइजेशन बिगिंस फ्रॉम डिप्लोटीन एंड कंप्लीटेड इन डायकाइनेसिस, और ये अलग अलग होकर के पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ले जाएंगे, पार्ट ऑफ जीन ले जाएंगे, कैरेक्टर ले जाएंगे, उन्हीं को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन। तो यही पूछा गया क्या क्या होगा। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम बिकम इनविजिबल, जाइगोटीन पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस, करेक्ट ऑप्शन ढूंढने हैं। ठीक है, ये बात सही है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस हो जाती है, इसी को कहते हैं सिनेप्सिस। पैकिटीन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स यही बनता है जब ये जुड़ रहे होते हैं। डिप्लोटीन में बाइवैलेंट क्रोमोसोम अपीयर नहीं, ये डिप्लोटीन में नहीं होता है, ये कहां हो जाता है, ये हो जाता है आपके बाइवैलेंट जाइगोटीन में। डायकाइनेसिस में टर्मिनाइजेशन ऑफ कियास्माटा टेक्स प्लेस, ये बात सही है। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सी बात सही है, इसमें जो है आपकी बी सही है और ई सही है, टर्मिनाइजेशन और ये आपका, तो बी और ई, ये सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 15 का। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ये आपको फिर क्या है, इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा, नेम ऑफ स्टेजेस और वहां पे जो जो फिनोमिना हो रहे हैं, जो जो हैपनिंग हो रही है। नेक्स्ट आ जाइए, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड हेंस सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स अकर्स ड्यूरिंग। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, और जब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी तो वहां पर सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड भी होगा। किस फेज में होगा बताइए, किस फेज में होगा, नहीं समझे। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड हेंस सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड, आपको बताया प्रोफेज में क्रोमोसोम दिखने लगेंगे, मेटाफेज में अलाइंड हो जाएंगे, एनाफेज में ये ब्रेक होंगे। तो वो फेज है एनाफेज, तो पहली बात तो एनाफेज पकड़ लीजिए। अब ये थ्रू सेंट्रोमियर हो रही है या विदाउट सेंट्रोमियर हो रही है, यही खेल याद रखना है। माइटोसिस में थ्रू सेंट्रोमियर, मियोसिस 2 में थ्रू सेंट्रोमियर, और मियोसिस 1 में विदाउट सेंट्रोमियर। तभी मियोसिस 1 में अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम जाएंगे, और माइटोसिस और मियोसिस 2 में अपोजिट एंड्स पे क्रोमैटिड्स जाएंगे। तो इसने पूछा है कि स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर किसमें होगी, एनाफेज, एनाफेज, एनाफेज सब लगा हुआ है। तो एनाफेज ऑफ माइटोसिस में होगी और एनाफेज ऑफ मियोसिस 2 में होगी, इसलिए करेक्ट आंसर बोथ ए एंड सी हो जाएगा। इसी को आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, इक्वेशनल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, मेटाफेजिक प्लेट। माइटोसिस के केस में सिंगल मेटाफेजिक प्लेट, इसलिए थ्रू सेंट्रोमियर। मियोसिस में 2 मेटाफेजिक प्लेट, इसलिए विदाउट सेंट्रोमियर अपोजिट एंड पर ये क्रोमोसोम पहुंचेंगे। इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आंसर हो गया हमारा डी 16वें का। 17वें पे आ जाइए। 17वां कह रहा है 17 क्वेश्चन, वही बात, एट विच फेज ऑफ मियोसिस देयर आर 2 cells each with separate sister chromatids that have been moved to opposite spindle fibers। कौन सा फेज है मियोसिस का जिसमें अपोजिट एंड पर सिस्टर क्रोमैटिड जाएंगे? हमें कुछ नहीं पढ़ना। मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 इज लाइक माइटोसिस। माइटोसिस में अपोजिट पोल्स पर क्रोमैटिड जाते हैं, मियोसिस 2 में भी अपोजिट पोल पर क्रोमैटिड जाएंगे। और मियोसिस 2 का मतलब एनाफेज 2 की एनाफेज 1 की मेटाफेज 2, तो आंसर हो जाएगा दैट इज एनाफेज 2, जिसमें जो है ये जाएंगे। ठीक, फिर से बता दे रहा हूं, माइटोसिस में सिंगल लाइन में अरेंज होंगे मेटाफेज में, इसलिए अपोजिट एंड पर क्रोमैटिड जाएंगे। ये क्रोमैटिड जा रहे हैं, पूरी उंगलियां नहीं जा रही। मियोसिस 1 में 2 मेटाफेजिक प्लेट है,
इसलिए एनाफेज में अपोजिट एंड में पूरा पूरा क्रोमोसोम चला जाएगा, ये पूरा क्रोमोसोम चला जाएगा, ठीक। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में फिर वही सिंगल अरेंजमेंट, इसलिए अपोजिट पोल पर ये जाएंगे। बहुत बेहतरीन फिनोमेना है। 15 मिनट में सेल डिवीजन पूरा तैयार हो सकता है अगर आप पढ़े हो थोड़ा सा। आगे आइए जिसमें क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा 18th कह रहा है माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन डिवीजन, इक्वल डिवीजन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, फंसाने के लिए दे दिया। इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस का दूसरा नाम है रिडक्शनल डिवीजन। 19 का विच ऑफ द इवेंट लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग माइटोसिस। कंडेंसेशन होता है, सेंट्रोमियर सेंट्रियोल मूवमेंट होता है, अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम विद क्रोमैटिड जॉइंट टुगेदर, ये भी होगा। ये कहां से सबसे अलग ही दिया। क्रॉसिंग ओवर सिर्फ और सिर्फ फिनोमिना है मियोसिस में। क्रॉसिंग ओवर इसलिए क्योंकि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में पार्ट ऑफ क्रोमोसोम एक्सचेंज करता है, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम बनते हैं, फिर अगली जनरेशन में जाते हैं और ये सारा काम रिप्रोडक्टिव सेल में होगा और रिप्रोडक्टिव सेल में ही मियोसिस होती है। आ जाइए लास्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G1 फेज। G1S और G2 आपको बताया। सेल इज करेक्ट बात कुछ नहीं, सेल इज मेटाबोलिकली इनएक्टिव, नहीं एक्टिव होती है, ये तो गलत हो गया, एक्टिव होना चाहिए। डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लीकेट, डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लीकेट, ये बात सही है, वो तो रेप्लीकेट करता है इस फेज में। इट इज नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, नहीं मैक्रोमोलिक्यूल बनते हैं क्योंकि इसमें आरएनए बनते हैं, प्रोटीन्स बनती हैं, तो ये बात भी सही नहीं है। सेल स्टॉप्स ग्रोइंग, नहीं जब ये सब बन रहे हैं तो ग्रो तो कर ही रही है, तो कौन सा आंसर सही नहीं है? डीएनए सही है, करेक्ट होना है ना, तो यही सही है। डीएनए इन द सेल डज नॉट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, दिमाग का दही करते हैं अगर आपने सही नहीं पढ़ा है तो इसको अच्छी तरह रिवाइज करिए। और ये हमारे सेल डिवीजन का नटसेल के क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इसमें इसे जरा सही कर लेंगे आप। 18 तक डी कर देंगे, इक्वल डिवीजन का एक बार देख सकते हैं, जो चाहे इसमें इसका शॉर्ट ले लें या अपना जिनने टेस्ट पेपर दिए मिला लें। और ये बेटा 10-10 क्वेश्चन हर चैप्टर के जो हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपको तैयार कर रहे हैं, खिड़कियां खोल रहे हैं कि आप खोलिए अपने ज्ञान चक्षुओं को, ज्ञान के आईज को, और सही चीज को पकड़िए, सही अप्रोच शुरू करिए पढ़ने की। और जब आप सही अप्रोच कर लेंगे तो आपको मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, अब हमारा जो अप्रैल में शुरू होगी बिफोर नीट एक टेस्ट सीरीज आएगी फाइनल शॉट, जिसमें हम 180 क्वेश्चन देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। उसमें आप बिल्कुल उड़ते हुए चले जाएंगे और वही क्वेश्चन आपके नीट में भी आएंगे, वही क्वेश्चंस पैटर्न होगा। नंबर 1 नंबर 2 लगभग उतने ही मार्क्स आपके आएंगे जो हमारे ये फाइनल शॉट की टेस्ट सीरीज में आएंगे। तो वो हम लोग अप्रैल से चालू करेंगे, होली के बाद से। तो ये हमारी 5th टेस्ट सीरीज हो गई 2020 की, और इसके बाद में हमारा आता है 6th टेस्ट सीरीज। 6th में अब हम लोग इंटर करने जा रहे हैं, हमारी यूनिट खत्म हो गई 3, अब हम लोग इंटर कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। तो पहले प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर्स, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो 6th टेस्ट जो होगा उसमें हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, जो नए पैटर्न के हिसाब से वही क्वेश्चंस रहेंगे, और उसमें आप फिजियोलॉजी अच्छी तरह से पढ़िए, केल्विन साइकिल, उधर क्रेब्स साइकिल, और उनका कैलकुलेशन एटीपी का, NADPH2, ये सब जो है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, C3 C4 प्लांट में डिफरेंसेस, फोटो रेस्पिरेशन के ऊपर बहुत बारीक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थैंक यू। बाकी हम लोग नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं। बाय बाय।